Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 4, The Rat Trap and book Flamingo, class 12th. First I am explain about of the heading. इस चैप्टर का जो नेम है वो क्या एक्सप्लेन करता है, किससे कंपेयर किया गया है. ऑथर जो है रैट ट्रैप को वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं. जिस तरीके से एक रैट होता है वो अब चीज़ का जो बाइट होता है उसको देख के अट्रैक्ट होता है और उस रैट ट्रैप में जाके ट्रैप हो जाता है. इसी तरीके से एक वर्ल्ड है जिसके अंदर जो ह्यूमन है उसको रैट से कंपेयर किया गया है और वो कंफर्ट लाइफ को देख कर अट्रैक्ट होते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं और ऐसी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि उनको निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ पे जो ऑथर है उसने वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर किया है, ह्यूमन को रैट से, और जो चीज़ है उसको कंफर्ट लाइफ से कंपेयर किया है. सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. ऑथर का नेम है सेल्मा लगर-लॉफ. इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म है 1858 में और 1940 में इनकी डेथ हो गई थी. वॉज अ स्वीडिश, ये स्वीडिश राइटर हैं यानी स्वीडन के, और जिनकी जो बहुत सारी स्टोरीज थी मैनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड की गई. एंड a universal theme runs through all of them, a belief that an essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो इस स्टोरी में जो वो बताते हैं उनका मानना है कि जो अपनी समझ और प्यार से हम किसी भी ह्यूमन की अच्छाई को बाहर निकाल सकते हैं. यानी कोई भी इंसान अगर उसके साथ हम प्यार से बिहेव करते हैं, बहुत समझदारी से बिहेव करते हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है. तो ये एक ऐसी यूनिवर्सल थीम है जो कि उन्होंने इसको लेकर एक स्टोरी जो कि यहाँ पे नरेट की है. दिस स्टोरी इज़ सेट एमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन. स्वीडन की माइंस पर ये स्टोरी है के बीचों बीच ये घूम रही है. एंड यहाँ पे जो आयरन ओर हैं और यहाँ की जो स्वीडन की हिस्ट्री और लेजेंड हैं इस कंट्री की, तो ये स्टोरी अबाउट ऑफ ऐसी कंट्री की है जिसकी खुद की अपनी एक हिस्ट्री है, लेजेंड्स है और यहाँ पे आयरन ओर हैं, माइंस हैं स्वीडन की. दिस स्टोरी जो इन्होंने एक्सप्लेन करी है ऑथर ने एक फेरी टेल के मैनर में एक्सप्लेन की है और बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन की है जिससे कि जो मैसेज है वो साफ साफ समझ आता है कि हमें कंफर्ट लाइफ की तरफ ट्रैप नहीं होना चाहिए. कई बार ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है, तो वो एक अनप्लीजेंट टाइम होता है जबकि हम उसको चॉइस नहीं करने, तो ऐसे चॉइस नहीं होती है, तो ऐसा भी टाइम आता है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर. जो वायर की बनी हुई रेड ट्रैप थी, यानी एक टाइम की बात है कि एक मैन था जो कि सेल करता था स्मॉल वायर की बनी हुई रेड ट्रैप, चूहेदानी, यानी वायर से बनी हुई चूहेदानी को सेल किया करता था. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. एट ऑड मोमेंट्स मीन्स होता है जो फ्री टाइम होता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम. जब कभी भी उसको टाइम मिलता था तो वो ये वायर से रेड ट्रैप बनाता था, चूहेदानी बनाता था. और इसके लिए वो मटेरियल कहाँ से लेता था? बैगिंग इन द स्टोर्स एंड एट द बिग फार्म्स. बड़े बड़े जो बिग फार्म्स होते थे वहाँ से ले लेना या स्टोर से बैगिंग करना, मांग लेना. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स यानी जिंदा रहने के लिए. तो उसका ये जो बिज़नेस था वो इतना प्रॉफिटेबल तो था नहीं, और उसके पास रिजॉर्ट यानी कोई चॉइस ना होना. अनप्लीजेंट बिकॉज यू फील यू हैव नो चॉइस. जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, क्योंकि उसका जब बिज़नेस नहीं चल रहा तो वो क्या करता था, बैगिंग करके मांग कर अपना काम चलाता था, या फिर वो कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता था अपने आप को जिंदा रखने के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इवन सो हीज क्लोथ वर इन रैक्स. उसके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने फटे पुराने थे. एंड हीज चिक्स वर संकन. उसके जो धसी हुई और आँख और पिचके हुए गाल थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हीज आइज़. ग्लीम्ड यानी दिखता है, उसकी आँखों में हंगर दिखाई दे रही थी. तो ये जो बताया है ऑथर
जो कि उसका किस तरीके का यहाँ पे वो करैक्टर बताया है कि किस तरीके से वो बैगिंग करने के लिए या थीव करने के लिए मजबूर था। रैट ट्रैप जो सेल करता था उससे उसका खर्चा नहीं चलता था। अब उसके बाद उसको फिर वो एक्सप्लेन करता है, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटेनस लाइफ। मोनोटेनस यानी जो एक बोरिंग लाइफ होती है, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितना सैड और बिल्कुल लोनली है। और अपियर टू सच अ वैगाबॉन्ड, और वैगाबॉन्ड मीन्स होता है भटकता रहता है, और वो यहाँ वहाँ ऐसे ही भटकता रहता है। वो प्लॉड अलोंग द रोड, प्लॉड यानी प्लॉट्स यानी जो बड़ी मुश्किल से चल पाना होता है, जैसे हम चलते हुए बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। तो हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हीज ऑन मेडिटेशन, अपनी मेडिटेशन यानी थॉट्स, अपने थॉट्स को बिल्कुल छोड़ देना। वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उसकी लाइफ बहुत सैड है और लोनलीनेस है। और वो जब अकेला रोड पे चलता है, अलोन द रोड के साइड साथ में चलता है, तो उसकी कोई खुद की कुछ थॉट्स नहीं होते हैं, वो बस चलता ही रहता है। और जबकि उसको बहुत टायर्ड भी फील होता है, उसके लेग्स बहुत मुश्किल से उसको लगता है कि वॉक कर पा रहा हूँ। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन अचानक उसके एक दिन उसके माइंड में एक के बाद एक नए विचार आ रहे थे, यानी लाइन ऑफ थॉट, जो उसके माइंड में एक नए नए थॉट आ रहे थे, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, उससे उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ द रैट ट्रैप्स एंड व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, वो रेड ट्रैप के बाद में सोच रहा था। नेचुरली सडन उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि जो ये होल वर्ल्ड अबाउट हिम, यानी वो वर्ल्ड जो है उससे रिलेटेड बोलता है कि जो वर्ल्ड है क्या है, होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सी, सिटीज़, विलेज। यहाँ पे क्या है वर्ल्ड के अंदर, लैंड, सी, सिटीज़, विलेज, वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है बट अ बिग रैट ट्रैप, ये एक बिग रैट ट्रैप है। वो एक ऐसा सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि जो उसने आइडिया उसके माइंड में स्ट्रक हुआ है क्या है, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके बारे में वो बताता है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़। इन सब चीज़ों का होने का कोई भी दूसरा पर्पज़ नहीं है। एंड पर्पज़ दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ये सिर्फ एक बेट्स है पीपल के लिए, यानी एक चारा है, अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि किस तरीके से पीपल अट्रैक्ट हों और ट्रैप हो जाएं। तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंफर्ट लाइफ हैं या हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो हमारी लाइफ को कंफर्ट बनाते हैं, तो वो सब चीज़ों को बेट्स बोला गया है। बेट्स यानी जिससे कि हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और एक हम चारा टाइप बोलते हैं, जैसे कि बकरी को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए चारा डाला बनाया जाता है, इसी तरीके से। इट ऑफर रिचेस एंड जॉयस, ये वर्ल्ड हमें क्या देता है, इट ऑफर रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज़। जैसे कि एक रैट ट्रैप के अंदर चीज़ लगी होती है या फिर एक पॉर्क यानी मीट का टुकड़ा लगा होता है। एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, टेम्प्टेड यानी अट्रैक्ट, जिस तरीके से रैट ट्रैप चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसी तरीके से वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ये कंफर्ट चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्ट बनाती हैं, जो हमें मिल रही हैं, ये हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम इनको टच करते हैं, ये एज अ बेट है। एंड फिर हम उसके अंदर अट्रैक्ट होके क्लोज हो जाते हैं एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे कि एक चूहा है और चूहेदानी के अंदर, रैट ट्रैप के अंदर जो कि चीज़ लगा होता है उसको देख के अट्रैक्ट होता है और उसी के अंदर ट्रैप हो जाता है। सो सेम यहाँ पे कंपेयर करके ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एक के बाद एक चीज़ें की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर वेरी काइंड टू हिम, ये जो वर्ल्ड था उसके लिए बिल्कुल भी काइंड नहीं था ऑथर के लिए। मतलब ऑथर ने तो अपना टाइम ऐसे ही बैगिंग करके या थीव करके उसने अपने आप को ज़िंदा रखा है। तो वो कहता है मेरे लिए तो काइंड नहीं है, क्योंकि उससे कभी किसी ने कोई प्यार से बात नहीं करी। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे।
तो अनवांटेड यानी अनयूजुअल, तो उसे ये बहुत ज़्यादा जॉय मिलता है ये सब सोच के कि ये एक इल ऑफ इट इन दिस वे, कि किस तरीके से ये इनके लिए ये गलत है, इनके लिए बुरा है, लोगों के लिए जिनको वो पसंद नहीं करता है या वो ऑथर को पसंद नहीं करते हैं। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, चेरिश यानी फेवरेट, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। यह सोच के वो बहुत इन्जॉय फील करता था, एंटरटेनिंग लगता था उसको। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स, जब वो चलता था, यानी वॉक हैविली ड्यू टू द हार्ड वर्क, प्लॉडिंग यानी जब बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, तो जब वो चल रहा था तो टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट दैम सेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर मीन्स होता है ट्रैप। तो वो सोचता है इन लोगों के बारे में कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इसमें ट्रैप हो जाते हैं, अपने आप को उन्होंने इस डेंजर में ट्रैप कर लिया है। और जो अदर्स हैं यानी जो दूसरे रह गए हैं, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, वो अभी भी इस बेट के अराउंड ऑफ घूम रहे हैं गोल गोल, यानी एक चारा रखा हुआ है, बेट रखा हुआ है, कुछ लोग तो उसके अंदर ट्रैप हो गए हैं, अंदर आ गए हैं, और कुछ अभी लोग हैं जो कि बाहर ऐसे राउंड राउंड घूम रहे हैं, कभी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अंदर आ सकते हैं। उसके बाद वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग मीन्स होता है वॉक विद हैविली स्टेप, जो बहुत मुश्किल से हम चल पाते हैं। तो एक शाम की बात है, जब वो चल रहा था अलॉन्ग द रोड के साथ साथ ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो रोड के साइड में ग्रे कॉटेज था, उसकी उस पर नज़र पड़ी, एंड ही नॉक द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसने नॉक करा और पूछा क्या मैं आज रात को यहाँ पे रुक सकता हूँ। नॉर वॉज द रिफ्यूज़, ना तो मना करा, एंड इंस्टीड ऑफ द सार फेसिस विच ऑर्डिनरली मैट हिम, मतलब इंस्टीड ऑफ यानी फेस बनाने की जगह, कई बार क्या होता है कि सार मीन्स होता है अनफ्रेंडली फेसेस बनाने, उस पर नहीं बनाया, ठीक है। जस्ट वैसे तो वो कोई भी होता था तो उससे अनफ्रेंडली बिहेव करता था, लेकिन जब यहाँ पे ये डोर खोलने के लिए नॉक करता है, जब डोर खुलता है तो उसने ना तो रिफ्यूज़ करा उसको शेल्टर देने के लिए, और ना ही उसने कोई अनफ्रेंडली फेस बनाया। एंड द ऑनर हु वॉज ऑन एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हीज लोनलीनेस। उसको ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पी होता है कि कोई उससे इस लोनलीनेस में उससे बात करने के लिए कोई है, क्योंकि उसकी कोई वाइफ नहीं थी, ना कोई उसका चाइल्ड था, वो सिर्फ अकेला था, और इस टाइम पे अकेलेपन में कोई उससे बात करने के लिए आया तो उसको बहुत अच्छा लगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज, उसने जब उसको बोला कि आप यहाँ रुक सकते हो, और इमिजिएटली उसने उसके लिए पॉरेज दलिया बनाने के लिए रखा पोट के अंदर, और फायर लगाई, फायर के ऊपर पॉट रखा, एंड गैव हिम सुपर यानी जो इवनिंग मील होता है, फिर उसको इवनिंग मील दिया। जब वो तैयार हो गया, देन ही कव्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हीज ऑन। उसने फिर एक जो वो था टोबैको का एक स्लाइस लिया उसमें रोल में से, और फिर उसको इक्वल काटा और दोनों के पाइप में रखा, स्ट्रेंजर के पाइप में भी और अपने भी, और उसको यूज़ किया। तो फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, फिर उसने कार्ड्स निकाले, और जो उसके पास कार्ड थे, प्ले जॉलीस विद हीज गेस्ट अंटिल बेड टाइम में जाने तक से पहले उन्होंने ये प्ले कार्ड्स खेले, जो कि एक गेम है, कार्ड से खेलते हैं उस टाइप का। और द ओल्ड वॉज जस्ट अ जेनरस विद हीज कॉन्फिडेंसेस मीन्स सीक्रेट, जेनरस यानी लिबरल, बहुत ज़्यादा। जो ओल्ड मैन था वो बहुत लिबरल था, उसने अपने सारे जो भी अंदर की फीलिंग थी या थॉट्स थे, जो सीक्रेट्स थे, वो किसके साथ शेयर करे, हीज पॉरेज एंड टोबैको के साथ साथ। जब वो पॉरेज उसको सर्व किया या टोबैको दिया था, तो उस टाइम पे ये बातें उसने ऑथर के साथ शेयर करी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हीज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटीज मीन्स यानी जब वो यंग था, हीज हॉस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट राम से आयरन वर्क्स एंड हैड वर्क ऑन द लैंड। तो उसने बताया एज अ क्राफ्टर उसने वर्क करा था राम से, जो कि आयरन मिल है वहाँ पे।
क्राफ्टर मीन्स होता है अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ रेंटेड फार्म, जो एक रेंटेड फार्म पे काम करता है। तो उसने एक लैंड पे भी काम किया और आयरन वर्क मिल में भी काम किया हुआ था। बट नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, अब वो एज अ लेबर वर्क करने के लिए एबल नहीं था, इतना सक्षम नहीं था। इट वॉज हीज काव विच सपोर्टेड हिम, सो उसके पास एक काव है जो कि उसको सपोर्टेड करती है। यस दैट बोसी, इसका नाम बोसी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, बहुत ज़्यादा। बोसी यानी एक ये लैटिन वर्ड से बोस से निकला हुआ है, और एक काव है जो कि बहुत सारा अच्छा मिल्क देती है, यील्ड मिल्क देती है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको बोला है शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी यानी जो एक फैक्ट्री है दैट प्रोड्यूस चीज़ एंड क्रीम, जहाँ पे चीज़ और क्रीम प्रोड्यूस होता है, उसे क्रीमरी कहा जाता है। तो उसके पास जो काव है उससे उसे मिल्क मिलता है, वो फिर फैक्ट्री में दे देता है, उससे उसको बहुत मनी मिलती है। यानी लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल 30 क्रोनर इन पेमेंट, उसने 30 क्रोनर इस चीज़ से कमाए, अर्न किए। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडिलस, इनक्रेडिलस मीन्स होता है अनबिलीविंग, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वो उठा, एंड वेंट टू द विंडो, विंडो पे गया। टुक डाउन अ लेदर, मतलब स्ट्रेंजर जो था वो जब अपनी बात ओल्ड मैन स्ट्रेंजर को समझा रहा था तो ऐसा लगा कि वो बिलीव नहीं कर रहा है कि उसने 30 क्रोनर की कमाए हैं। तो वो उठता है, उसको यकीन दिलाने के लिए विंडो पे जाता है जहाँ पे एक लेदर का पाउच होता है जो कि एक नेल पे हैंग है, यानी लटका हुआ है, और विंडो फ्रेम पर एक नेल लगा हुआ है जो विंडो है, और वहीं पे उसने वो पाउच लटकाया हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स, उसमें से फिर वो 10 क्रोनर बिल्स निकालता है। एंड दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज़ ऑफ हीज गेस्ट, और उसकी गेस्ट की आइज़ के सामने उसको रखता है, दिखाता है, नोडिंग नोइंगली, और जानबूझ के, जैसे कि कोई चीज़ पता होती है हम सर हिलाते हैं, देखा कि शो ऑफ करना के, देखा मैं कह रहा था ना, तो उसने मतलब इस वे में अपना सर हिलाते हुए वो अपनी मनी उसको दिखाई और उसे बताया कि देखो मैं सच कह रहा था कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो वो उसको शो ऑफ करता है। जो ऑथर है उसको, यानी कौन, जो ओल्ड मैन क्राफ्टर है जिसके घर में आके उसने शेल्टर लिया था। देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और वो स्टफ्ड यानी फिल करना किसी चीज़ को, तो फिल अप विथ समथिंग, तो उसने उस पाउच में वापस उस चीज़ को रखा, पैसों को, और उस पाउच को वहीं पे हैंग कर दिया। नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, गुड सीजन यानी इन टाइमली मैनर, एक मतलब अच्छे टाइम पे दोनों उठ जाते हैं। द क्राफ्टर वॉज अ हरी टू मिल्क हीज काउ, उसको बहुत जल्दी होती है कि अपने काउ का उसको मिल्क लेना है, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ही गाय का मिल्क निकाला जाता है या इवनिंग में। एट द अदर मैन प्रोबेबली थॉट द शुड नॉट स्टे इन बैड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, दूसरा मैन यानी जो ऑथर है शायद वो सोच रहा होगा कि मेरा बेड पे रहने का क्या मतलब है, जब ऑनर ही उठ गया है तो मुझे भी उठ जाना चाहिए, ये सोच के शायद वो भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने कॉटेज को सेम टाइम पे छोड़ा और वहाँ से आगे की बढ़ने की तरफ निकले। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो क्राफ्टर है उसने लॉक्ड करा डोर और अपनी जो चाबी अपनी पॉकेट में रखी। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड, जो मैन है विद द रैट ट्रैप सेड, उसने बोला गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हीज ऑन वे, और थैंक यू कह के वो आगे अपने अपने रास्ते में चले, अपने अपने काम पर आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, जो आधे घंटे के बाद जो रैट ट्रैप था पैडलर यानी सेलर, तो रैट ट्रैप सेलर वहाँ पे अगेन वापस आता है, उसके डोर पे खड़ा होता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो स्मैश अ पैन, वो सिर्फ विंडो के पास जाता है और उसको स्मैश यानी मतलब बैडली ब्रोकन, उसको तोड़ देता है, पैन यानी शीशे को तोड़ देता है। स्टक इन हीज हैंड, अपने हाथ से, गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर उसमें से पाउच में से निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट
इट इनटू हीज ऑन पॉकेट। थ्रस्ट मीन्स होता है पुश इनसाइड, तो उसने अपनी पॉकेट में वो पैसे रखे। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट प्लेस एंड वेंट अवे। उसने पाउच को वेरी केयरफुली वहीं पे रख दिया जहाँ था और वहाँ से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. वो बहुत खुश हो रहा था कि ये, और वॉक करते करते वो सब सोच रहा था अपनी स्मार्टनेस के बारे में। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. वो कहता है कि मुझे पब्लिक हाईवे की तरफ नहीं जाना चाहिए, शायद पकड़ने का डर होगा, कोई भी मुझे पकड़ सकता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और वो रोड से टर्न ले लेता है, मुड़ जाता है इनटू द वुड्स यानी जंगल की तरफ। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, अगर हम स्टार्टिंग के 1 घंटे की बात करें, ही इज़ कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं लग रही थी। लेटर इन डे इट बिकम वर्स, लेकिन बाद में वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। अब उसके लिए फॉरेस्ट बहुत कन्फ्यूजिंग हो चुका था जिस जंगल में वो जा रहा था, और कन्फ्यूजिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैप हो रहा था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो बहुत श्योर था, श्योर करके वो ट्राई कर रहा था कि एक डेफिनेट मतलब एक फ़िक्स रास्ते पे चलूँ। बट द पास ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, बट राउंड राउंड वो रास्ता जो था वो घूम रहा था। सो स्ट्रेंजली, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ वहीं पे आके पहुँच जाता हूँ। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो वॉक करे ही जा रहा था, उसका कोई भी एंड नहीं मिल रहा था। फाइनली उसने रियलाइज़ करा कि जो वॉकिंग वो कर रहा है सेम पार्ट में ही करे जा रहा है फॉरेस्ट का, यानी एक ही हिस्से में वो घूमे जा रहा है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ऑल एट वंस ही रिकॉल हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। फिर उसको सडनली उसको याद आता है अपने थॉट्स के बारे में, जो कि उसने बताया था कि एक वर्ल्ड और रैट ट्रैप। नाउ ही इज़ ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की टर्न आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल, उसने अपने आप को मूर्ख बनाया। बाय अ बेट, उसने जो बेट था यानी जो चारा था उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया क्योंकि उसने एक जो वो 30 क्रॉनर थे वो लिए थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो एज उसको बेट बोला गया है और उसकी वजह से वो जंगल में फंस गया। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि मैं भी एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक ब्रांचेस थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ये जो घना जंगल है, इसकी ब्रांचेस हैं, जो इसके लॉक्स हैं यानी लकड़ियाँ हैं, और जिस तरीके से इसमें मैं हूँ, impenetrable है। impenetrable मीन्स होता है इम्पॉसिबल टू पास थ्रो, इसमें से पास ना होना, मतलब आप उसमें से ट्रैप हो चुके हैं। इम्पॉसिबल है कि आप उसमें से बाहर निकल जाएं। पेनिट्रेट मीन्स अंदर, इम्पेनिट्रेबल यानी जब उसमें से आप बाहर ना आ सकें। प्रिजन, ये एक ऐसा प्रिजन था मेरे लिए, एक जेल थी जिसमें मैं ट्रैप हो गया था, जिसमें ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से मैं एस्केप नहीं हो सकता था, अपने आप को बचा नहीं सकता था। एंड इट वॉज़ अ लेट इन दिसंबर, यानी लेट इन दिसंबर यानी दिसंबर के बीच वाले टाइम की बात है, यानी 15 दिसंबर समझ लो, यानी दिसंबर का बीच वाला टाइम। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी और पूरे फॉरेस्ट पे छा चुकी थी। एंड इंक्रीज द डेंजर, जितना डार्कनेस बढ़ रही थी उतना डेंजर भी था। इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और वो बहुत ज़्यादा उसका सैडनेस यानी ग्लूम यानी सैडनेस, और डेस्पेयर मीन्स होपलेस। अब वो बिल्कुल उसकी होप छुटती जा रही थी, उसको कोई आशा नहीं थी कि मैं बाहर निकल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा वो उदास भी था। फाइनली ही सॉ वे आउट, उसको एक बाहर आने का रास्ता दिखाई देता है। सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बिल्कुल लेट जाता है। एंड ट्राई टू डेथ, तो उसको टायर टू डेथ, और जो उसकी टायर्ड थी वो उसको ऐसा लग रहा था कि अब बस डेथ के पास ही ले जाएगी। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, सोच रहा था मेरा अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही हैड लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो अपना सर उसने ग्राउंड में रखा ही था, लेटा ही था, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दिया।
हार्ड रेगुलर थम्पिंग, यानी बीटिंग करने की जो साउंड होती है उसको आ रहा था, थम्पिंग यानी बीटिंग करना किसी हार्ड उस पे सरफेस पे, तो उसको साउंड आ रहा था। देयर वॉज नो डाउट एज इट टू व्हाट दैट वाज, कोई डाउट नहीं था कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ है जब भी तो वो साउंड आ रहा है। ही रियलाइज हिमसेल्फ दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मील, उसने ये रियलाइज़ करा अपने आप से कि यहाँ पे हैमर स्ट्रोक की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कोई आयरन मील है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कि यहाँ पे ज़रूर लोग तो होंगे ही समन ऑल ही स्ट्रेंथ, समन यानी टुगेदर, उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, गॉट अप उठा, एंड staggered in the direction of the sound. Staggered means to walk with difficulty, फिर उसने स्टार्ट करा चलना और जहाँ पे साउंड आ रहा था उसी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट करा। राम से आयरन मिल्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब जो मिल है आज तो वो बंद है, लेकिन उस टाइम पे जब ऑथर जब बता रहा है जब तो वो खुली हुई थी, नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी पहले बंद नहीं थी। आज के टाइम पे ये जो आयरन वर्क मिल है वो बंद है। लार्ज पार्ट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल, फॉर्ज, फॉर्ज मीन्स होता है जहाँ पे ये आयरन का काम होता है, यानी जिसको आप लोहा खाना कह सकते हैं, ढुलाई घर कह सकते हैं, जहाँ पे ये वर्क हो रहा है। तो मील, रोलिंग, स्मेल्टर, स्मेल्टर मीन्स होता है एक मशीन है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे एग्जैक्टली वो सब वर्क हो रहा है, मेल्ट करके मेटल को मेल्ट करके शेप दी जाती है। तो स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज, ये सब वहाँ पे एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट था और इसमें ये सब चीज़ें थी। समर टाइम जो होता है, लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोड बार्जिस एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। बार्जिस और स्काउस का मीन्स होता है बोट्स, मतलब अ टाइप ऑफ बोट्स जिसमें कि आप ट्रांसपोर्टिंग कर के लिए यूज़ की जाती है एज अ शिप, और जो शिप हबर होते हैं वहाँ तक उसको लेके जाना। तो गर्मियों के टाइम पे जो कैनाल थी उसके थ्रू स्लाइड करके लोड करके इनके अंदर जो सामान है, यानी जो आयरन हुआ करता था, रॉ आयरन या जो भी थिंग्स होती थी उसको क्या करा जाता था, ट्रांसपोर्टिंग किया जाता था। और अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक लार्ज इनलैंड लेक से लेड करती है, सीधे सीधे कैनाल के थ्रू एक लार्ज इनलैंड लेक की तरफ मतलब जाना। इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal carrots, लेकिन जो विंटर का टाइम था तो उसमें क्योंकि जो कैनाल हुआ करती थी या लेक होती थी वो क्या होती थी, जम जाती थी बर्फ़ से, या फिर वहाँ पे वो नहीं यूज़ कर सकते थे, तो रोड से ही जाया जाता था। जो मील के पास वाली रोड थी वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी कोयल के डस्ट से, क्योंकि वो जब शिफ्ट होता था चारकोल के जो कैरेट्स थे बड़े बड़े, तो उसमें से जो डस्ट थी वो रोड पे जम जाया करती थी। तो समर और विंटर दोनों तरीके में बताया है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता था कोल को, या फिर जो भी उनके पास थिंग्स होती थी। वैसे तो चारकोल की ही बात की है कि चारकोल को किस तरीके से पहुंचाया जाता था समर टाइम पे, और यहाँ पे विंटर टाइम में बताया गया है। तो समर टाइम कैनाल और विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, जो कि जिसका कनेक्ट होता था बड़ी वाली लेक से, वहाँ से होते हुए निकलती थी, ट्रांसपोर्ट होता था, और विंटर टाइम पे रोड से जाती थी। तो ये तो ट्रांसपोर्टिंग था कि एक जो आयरन मिल्क है उसमें किस तरीके से चारकोल कैरेट्स ट्रांसपोर्ट होती थी। एंड ड्यूरिंग द वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से एक दिन पहले की जो बहुत ज़्यादा डार्क इवनिंग थी, लॉन्ग डार्क इवनिंग, ये उस टाइम की बात है। मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर्स सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन यानी रॉ आयरन, जो इनके पास वो जो मास्टर है स्मिथ हैं और हेल्पर जो कि लोहार है, मास्टर स्मिथ यानी लोहार और जो उसका हेल्पर है, दोनों बैठे हुए थे डार्क फॉर्ज में, यानी उस लोहा खाना में जो वहाँ पे पूरा सारा काम हो रहा था। उसी के पास फर्नेस थी यानी जो भट्टी थी, और वो वेट कर रहे थे कि रॉ आयरन जो है वो फ्रॉम ऑफ आयरन यानी रॉ आयरन, पिग आयरन एक रॉ आयरन है जो कि आयरन से मिलता है, कि वो आ जाए जिससे कि फिर वो क्या करें, उसको फायर में डाल सकें। ठीक है, पुट इन द फायर, फायर में डालने के बाद फिर वो रेडी हो जाता है
टू पुट ऑन द एनविल। एनविल मीन्स होता है हैवी आयरन ब्लॉक विद अ फ्लैट टॉप, ऊपर से फ्लैट होता है, हैवी होता है, ऑन विच मेटल कैन बी हैमर, उसके ऊपर रखकर मेटल को हैमर करके हथौड़े से मार के शेप दी जाती है। तो एनविल एक हैवी ब्लॉक है, आयरन का बना हुआ एक ब्लॉक है। एंड एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्ट्रे एंड द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। तो नाउ एंड देन वन ऑफ देम, उनमें से एक उठता है और वो क्या करता है, जहाँ पे फायर होती है वहाँ से वो टू स्ट्रे, वहाँ पे जाके एक आयरन की रोड से उस को मतलब हिला के आता है, जो कि वहाँ पे लॉन्ग आयरन बार होती है, उससे लेके उसके सहारे से जो वहाँ पे फर्नेस होती है या उसमें जो भी चीज़ मेल्ट हो रही होती है उसको थोड़ा सा अल्टा पल्टा करके आता है। एंड रिटर्निंग, जब वो वापस आता है उन दोनों में से एक ही करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें आग की भट्टी में जाके बार बार आयरन बार से जाके क्या करना होता है, हिलाना पड़ता है। जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल होता है या बर्निंग कॉयल होता है, जिससे कि उसको अल्टा पल्टा जा सके, और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे वो भट्टी चल रही होती है। तो जब वहाँ वो वापस आता है उस मोमेंट में उनके पसीना बिल्कुल प्रेसिपिरेशंस, यानी जो स्वेट होता है, पसीना बिल्कुल तरम तर हो जाता है, बॉडी से टपक रहा होता है, क्योंकि आग की भट्टी में से वो आते हैं ना बार बार उसको हिलाने के बाद। एंड एज वॉज द कस्टम, और यही उनका कस्टम था, वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। वो कुछ नहीं पहनते थे बट लंबी शर्ट होती थी और वुडन के शूज़ हुआ करते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हेयर्ड इन द फोल्ड। अब ये तो था कि उस भट्टी के अंदर क्या क्या काम हो रहा था, किस तरीके से वो वेट कर रहे थे, ये बताया है। और नेक्स्ट में ये बताया है कि साउंड्स भी बहुत सारे आ रहे थे वहाँ पे, आप वहाँ पे सुन सकते हैं। साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, द बिग बेलोज ग्राउंड। बेलोज ग्राउंड मीन्स एक मशीन, एक हैंड मशीन का मतलब है, एक डिवाइस का मतलब है जिसमें से एयर एमिट होती है। जब आप उसके हैंडल्स, 2 हैंडल्स होते हैं, उसको स्क्वीज़ करोगे यानी दबाओगे, तो फायर के पास रख के स्क्वीज़ करोगे तो हवा आएगी। जैसे एक पंखा होता है उसको हम हिलाते हैं, हैंड फैन जो होता है उससे हवा आती है, ऐसे ही इसके भी 2 हैंडल होते हैं, बीच में एयर वो फैन जैसा लगा होता है, और दोनों को हैंडल को स्क्वीज़ करेंगे तो एयर आएगी। और ये सब कॉइल के पास होता है, ताकि जो वहाँ पे मतलब एयर पास होगी तो जो कॉल होता है उसमें क्रैक का साउंड आएगा। बर्निंग कॉल क्रैक्ड द फायर बॉय शॉवेल चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस। और बर्निंग कॉल के ऊपर क्रैक का साउंड आता है जब भी विलोज जो है ग्राउंड करता है, वहाँ से एयर निकलती है। और द फायर बॉय शॉवेल चारकोल, शॉवेल का मतलब होता है मूव, बार बार उसको हिलाना, और चारकोल को उस फर्नेस के अंदर डाल के आना विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा साउंड आता है। तो यहाँ पे क्रैकर साउंड है और फर्नेस के अंदर चारकोल का साउंड है, एंड आउटसाइड रोड द वाटरफॉल का साउंड है। एंड शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो ब्रिक टाइल्ड रूफ है, ऊपर की जो छत है, उस पर बारिश की टप टप की आवाज़ आ रही है। और जो नॉर्थ विंड है वो क्या कर रही है, वाइप यानी रेन के अगेंस्ट है, यानी उससे जो बारिश है हो रही है उससे आवाज़ आ रही है। एंड ये सब साउंड्स इसमें बताए गए हैं, और ये वहाँ का बताया गया है कि जहाँ पे वो जाता है वो किस तरीके का नॉइज़ है, या ब्लैक स्मिथ, मास्टर स्मिथ और उसके जो हेल्पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उस राम से आयरन मिल्क में, वहाँ क्या होता है, ये उसका बताया है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. ये सभी साउंड्स में शायद हो सकता है ब्लैक स्मिथ ने नोटिस ना करा हो कि कोई गेट खोल के अंदर आया है उनकी फोर्ज में। Until the stood close up to the furnace, और फर्नेस के पास आके खड़ा हो जाता है कौन, ऑथर। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the shooty panes। यहाँ पे बोला है vagabonds यानी जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। अनयूजुअल, ये उसके लिए अनयूजुअल सी बात थी, क्योंकि वो एक शेल्टर चाहता था नाइट में, तो इसलिए वो अट्रैक्ट हुआ हो सकता है ग्लो ऑफ लाइट को देख के, और उसने
स्कूटी पेन को देखा। स्कूटी पेन यानी जो कि कोल की वजह से वहाँ पे डस्ट जम जाता है, एंड टू कम इन द वार्म दैम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और हो सकता है इन फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को वार्म करने के लिए ये आया। तो ये नॉर्मल सी बात थी उसके लिए, उसका अट्रैक्ट होना नॉर्मल सी बात थी, तो इसीलिए शायद वो आया। और इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।